हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके चैनल पे, जो है आपका मिस्टर फिजिक्स, जो ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, वो होगा कोलिजन, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बुक और पेन के साथ बैठें और एक आज नए अंदाज में स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर, वो है कोलिजन, और ये कोलिजन का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कोलिजन क्या है। क्या कोलिजन को समझते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है, ये हमारी एक ये बॉडी है और ये हमारी दूसरी बॉडी है। हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। कोलिजन का मतलब होता है कि दोनों बॉडी आके किसी न किसी पॉइंट पे क्या हो जाए, टकरा जाए। इसका मान लेते हैं मास m1 होगा और इसका मास m2 मान लेते हैं। ये दोनों के दोनों बॉडी आके क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। टकराने के बाद क्या होगा कि हो सकता है कि m1 वाली बॉडी जो है किधर इधर दिशा में चली जाए और m2 वाली बॉडी जो है कहीं इस दिशा में चली जाए, इस डायरेक्शन में। हमारे पास जनरली दो बॉडी है, दो बॉडी जिसका मास m1 और एक का मास m2 था। ये दोनों के दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या कर गए, कोलाइड, मतलब टकराना। टकराने के बाद क्या हुआ कि इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया और इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, तो दोनों के बॉडी जो थी, एक बॉडी इधर चली गई और दूसरी बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ से ये समझने को मिला हमें कि कोलिजन का मतलब होता है कि दो बॉडी आपस में टकरा जाए, यानी जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी तो उसको हम कहेंगे कोलिजन। या फिर एक बॉडी का पाथ क्या कर जाए, दूसरी की वजह से डेविएट कर जाए, यानी कि बदल जाए। यानी इसकी वजह से इसका पाथ डेविएट कर गया और इस बॉडी की वजह से इसका पाथ डेविएट कर गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोलिजन का मतलब होता है कि दो बॉडी का टकराना, और दो बॉडी टकराने के साथ साथ उसका पाथ भी क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए। यानी जब पाथ अफेक्टेड होगा तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहेंगे कि कोलिजन यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, कोलिजन। तो कोलिजन का डिफिनीशन लिखते हैं। कोलिजन इज said to be occur where if two bodies collide to each other, or the path is affected by the other। यानी कोलिजन कभी अकर होगा जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, या फिर इसका पाथ या उसका पाथ, यानी दोनों बॉडी का पाथ क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए। तब हम लोग कहेंगे कि हमारा कोलिजन अकर हो रहा है, यानी कि कोलिजन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दूसरा है कोलिजन होने के लिए क्या जरूरी है। कोलिजन होने के लिए दो बॉडी का आपस में टकराना और अपने पाथ को डेविएट कर जाना, ये हमें क्या सिखाता है, कोलिजन होना। अब कोलिजन के टाइप्स देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन में पहला जो कोलिजन होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इसको पहले समझते हैं फिर आगे हम लोग चलते हैं।
समझते हैं हमारा इलास्टिक कोलिजन क्या है। पहले आप लोग अपने दिमाग में बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कोलिजन हो, हर एक कोलिजन में बॉडी या मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कोई भी कोलिजन हो दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, उसको हर एक कोलिजन के दौरान बॉडी का मोमेंटम जो है क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम जो है किसी भी कोलिजन में बॉडी का मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन में पहला कंसेप्ट क्या है, अगर देखा जाए, इन इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम इज कंजर्व। यानी कि इलास्टिक कोलिजन के केस में बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और इस कोलिजन में हमारा जो है दूसरा टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व के साथ साथ इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। और इस दौरान जो फोर्सेज लगते हैं, फोर्सेज एक्ट ड्यूरिंग दिस कोलिजन इज कंजर्व। क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है उसके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो मेरी सही चल रही है। देखिए, तो इलास्टिक कोलिजन में केस में क्या था कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और जो फोर्सेज एक्ट होते हैं इस कोलिजन के दौरान, यानी इलास्टिक कोलिजन के दौरान जितने भी फोर्स एक्ट होंगे, सारे फोर्स क्या रहेंगे, कंजर्व हो जाएंगे। तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन है। इस पूरे को आप लोग नोट करिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए। ओके, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में आज प्रॉब्लम है, हम आगे इसको सही कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे देखिए, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। और जो जो फोर्स लगते हैं इसके दौरान, वो सारे फोर्सेस क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब मेरा एक सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि कोलिजन के दौरान क्या ज़रूरी है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट हो? क्या बिना फिजिकली कांटेक्ट के कोलिजन नहीं हो सकता? तो कोलिजन जरूरी नहीं है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट हो तभी कोलिजन होगा, ऐसा नहीं है। अगर दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट नहीं भी हैं तब भी हमारा कोलिजन पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं एक बार, वीडियो हमारी सही चल रही है अभी, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने अभी क्या बताया, पहले क्वेश्चन था हमारा कि क्या ज़रूरी है कि जो कोलिजन हो रहा है तो दो बॉडी हैं फिजिकली कांटेक्ट हो? क्या बिना फिजिकली कांटेक्ट के नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि दो बॉडी आपस में जब फिजिकली कांटेक्ट हो तब भी कोलिजन होता है, नहीं, विदाउट फिजिकली कांटेक्ट के भी कोलिजन पॉसिबल है। देखिए कैसे, ये है हमारा न्यूक्लियस और इसमें रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होता है, एक प्रोटॉन होता है
और एक न्यूट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जैसे यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, तो कुछ क्या हुआ, जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए तो देखने को क्या मिला कि ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियस की वजह से रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। अल्फा पार्टिकल आए और इस यहाँ से डेविएट कर गए अपनी पाथ को। अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास आए तो यहाँ से वो अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए, यानी कि न्यूक्लियस और इनके बीच में जो क्या हुआ, रिपल्सन देखने को मिला। ये टकराए नहीं, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ आया तो यहाँ से वो डेविएट हो गया, अपने पाथ को चेंज कर दिया, यानी कि उससे वो फिजिकली कांटेक्ट नहीं किया। तो ये है हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि जो हमारा कोलिजन है ये विदाउट फिजिकली कांटेक्ट के भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि दो जो बॉडी हैं वो आपस में फिजिकली कांटेक्ट ही हों, नहीं, ऐसा नहीं है। विदाउट फिजिकली कांटेक्ट भी कोलिजन पॉसिबल है। गॉट माय पॉइंट? तो अभी हमने आपको बताया इलास्टिक कोलिजन क्या था। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि यहाँ पे टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है और हर एक कोलिजन में बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी इलास्टिक में, और जितने फोर्सेज लग रहे थे वो सारे के सारे फोर्स क्या थे? कंजर्व थे हमारे। क्या थे बाबू? कंजर्व थे। अब हम चलते हैं, इलास्टिक कोलिजन हो गया हमारा, इसको इरेज कर देते हैं। तो जहाँ लिखे हैं आप लोग उसके नीचे लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, यहाँ नोट पॉइंट में लिखिएगा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है कि विदाउट फिजिकली कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन इज पॉसिबल। कोलिजन इज पॉसिबल मतलब कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के भी हमारा कोलिजन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन के दौरान देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस ऑफ एनर्जी, क्यों लॉस ऑफ एनर्जी? इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन के दौरान हमारा एनर्जी भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और जो जितने फोर्स लगते हैं वो सारे के सारे फोर्स क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन के दौरान यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि सारा एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान हमारी बॉडी का जो है, जो कोलिडिंग बॉडी है, उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ये सारा किस में देखने को मिलेगा? कोलिजन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। किसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, इसको नोट करिए, तब मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग काइनेटिक एनर्जी को रहने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है। ठीक, अब क्या चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, एक कंसेप्ट क्या है
कि सर आप बार बार कह रहे हैं कि हर एक कोलिजन में मोमेंटम क्या है बॉडी का, कंजर्व है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी का हर एक कोलिजन में मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। देखिए हमने आपको बताया था कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा P अपान डेल्टा T। जब मैं आपको पढ़ा रहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो उसमें आपको बताया था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बताया था कि नहीं? तो अब देखिए, तो क्या मैं इसको ऐसे, अब यहाँ देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी ये है और ये हमारी एक दूसरी बॉडी है। इसका मास मान लेते हैं m1 है और इसका मास मान लेते हैं m2 है। ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी। जब कोलाइड होगा कोलिजन, तो एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पे क्या लगाती है, फोर्स। तो ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी। तो क्या हो जाएगा, F12 इजकल टू माइनस F21। कोई दिक्कत? यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड है और ये है F21, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। F12 का मतलब है कि पहली बॉडी पे दूसरी वजह से फोर्स और दूसरे बॉडी पे पहले की वजह से फोर्स। अगर मैं इसको डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा T से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्या मिला यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा P12 इजकल टू माइनस डेल्टा, इसको P1 रहने देते हैं और इसको P2 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि F1 टू डेल्टा T जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा P। तो F डेल्टा T क्या मिलेगा, डेल्टा P1। तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 क्या मैं 0 लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा कॉमन ले लें तो P1 प्लस P2 इजकल टू 0। यानी कि हमारा P1 प्लस P2 की वैल्यू कितना आ गया, 0। यानी कि हमारा मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व। यानी इससे हमें ये देखने को मिला कि कोई भी कोलिजन हो, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी तो उनका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा बाबू, कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन के दौरान बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या फिर इन इलास्टिक कोलिजन हो, सुपर इलास्टिक हो, ऑब्लिक हो, इन कोई भी कोलिजन हो तो हर एक कोलिजन के दौरान बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व। याद रखें, तो कोलिजन आप जब पढ़ेंगे तो आप लोग हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि कोलिजन के दौरान बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कोई भी कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन हो, किसी भी हर एक कोलिजन में बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इतना क्लियर रहेगा। इसको नोट करिए, डेरिवेशन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व। यानी कि ये हमारा चीज़ क्या होगा, ये जो हमारी चीज़ है P1 प्लस P2, ये क्या देखने को मिलेगा कि ये हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है यानी कि मोमेंटम हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, ओके, इरेज कर दे इसको। ठीक, अब ध्यान से देखिए आगे मैं क्या जा रहा हूँ समझाने में। इसको इरेज कर देते हैं। अब समझिए चीज़ों को। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन।
इन इलास्टिक कोलिजन। अब बात करते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या होता है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान यहाँ पे हमारे काइनेटिक एनर्जी में लॉस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बाबू, लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इज कंजर्व, यानी बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जब दो बॉडी कोलाइड करेंगी इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, लेकिन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि हर एक कोलिजन में बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। यही अगर इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक में एनर्जी भी कंजर्व था, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व था, टोटल एनर्जी भी कंजर्व था, मोमेंटम भी कंजर्व था, और जितने फोर्स लग रहे थे वो सारे फोर्स कैसे थे, कंजर्वेटिव थे। कैसे थे, कंजर्वेटिव थे। इसमें क्या है कि फोर्सेज एक्ट्स ड्यूरिंग दिस collision is non-conservative, यानी कि जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं इस कोलिजन के दौरान वो नॉन कंजर्वेटिव है। किसके, इन इलास्टिक में। और यही अगर मैं इलास्टिक की बात करूं तो इलास्टिक में क्या था, यहाँ पे कंजर्वेटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा कोलिजन है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इरेज कर दें हम, ओके। अब देखते हैं आगे कंसेप्ट क्या है हमारा। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ध्यान से देखिए चीज़ क्या है। अब मैं बात करता हूँ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी जिसका मास m1 है और ये हमारी इधर दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। गॉट माई पॉइंट। ये है आपका बिफोर कोलिजन। क्या है, बिफोर कोलिजन
कोलिजन से पहले इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी u1 है और इस मास की वेलोसिटी मान लेते हैं u2 है। ये दोनों कोलिजन से पहले का कंडीशन है दोनों बॉडी। अब क्या होता है कि ये दोनों बॉडी यहाँ पे आके कोलाइड कर जाती हैं m1 m2, ठीक। इसका स्पीड u1 था और इसका स्पीड u2 था। ये दोनों बॉडी आके आपस में क्या कर गई, कोलाइड कर गई ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। तो जब कोलाइड करेंगी ये बॉडी तो पहला केस क्या अराइज होगा कि इसमें मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कि हमने अभी आपको बताया कि कोई भी कोलिजन हो, हर एक कोलिजन में बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में कोलाइड हो जाती हैं तो कोलिजन के बाद ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक मतलब चिपक जाती हैं और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करने लगती हैं। किसकी तरह, सिंगल बॉडी की तरह। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं हम एग्जाम्पल आपको, जैसे कोई मड होता है मिट्टी, उसको जब मैं दीवार पे फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ तो जाके दीवार पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। या फिर अगर मिट्टी मेरे स्लीपर में लग जाती है, पैर के स्लीपर में, तो क्या होता है, स्लीपर जिस वेलोसिटी से मूव करता है, मिट्टी भी यानी मड जो होता है, कीचड़ भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। तो चिपक जाना यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन के बाद बॉडी जो है, दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करने लगती हैं और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ। जैसे मिट्टी हमारे स्लीपर में क्या होता है, बारिश वगैरह रेनी सीजन में चिपक जाता है, तो जिस वेलोसिटी से हमारा स्लीपर चलता है उसी वेलोसिटी से हमारा मड भी चलते हैं। यानी कि क्या होता है कि वेलोसिटी दोनों का सेम और एक सिंगल बॉडी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन in elastic collision the body moves as a single body after collision with a common velocity, with a common velocity, ठीक। यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बॉडी एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करने लगती है और उनका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। ये है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आज हमने आपको बताया इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में क्या था, टोटल एनर्जी भी कंजर्व था, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व था, मोमेंटम भी कंजर्व था, और जो फोर्स लग रहा था वो कैसा था, कंजर्वेटिव था। और दूसरा हमने आपको बताया इन इलास्टिक, उसमें आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं था। और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा कि बॉडी एक सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगी और दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, चिपक जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, mud thrown on the wall and stick, ठीक। तो क्या होता है कि दो बॉडी आपस में चिपक जाती हैं और एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करने लगती है। ये है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आज बेसिकली हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसके आगे यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा
उसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप मन से पढ़ाइए, लगन के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।